अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब मैंने ली एक छुट्टी, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्रेक ले ली जाए, तो मैंने ब्रेक ले ली। और अब भी मैं इंशाल्लाह जो है ईद तक तो अपलोड करूँगी, और ईद के बाद जो है मुझे चाहिए है एक लंबी सी ब्रेक। जी हाँ, मुझे कम से कम भी 8-10 दिन की ब्रेक चाहिए है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं कोई तवील नावल जो है वो लेकर आऊँगी, और इन छुट्टियों में मैं कोशिश करूँगी कि कोई अच्छा नावल सेलेक्ट कर सकूँ। रीडिंग तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं पहले से रीडिंग कर लेती हूँ तो फिर मेरा जो है रिकॉर्डिंग करने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, वो कहानी शेयर करने को दिल नहीं चाहता। बहुत अरसा पहले पढ़ी हो तो उसे दोबारा रीड करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर ताज़ा ताज़ा कोई कहानी पढ़ी हो तो फिर सब कुछ पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर उसे सुनाने में वो मज़ा नहीं आता, जो कि बिल्कुल मेरे लिए भी अननोन कहानी पढ़ने में जो मज़ा आता है ना, वो फिर रीड की हुई स्टोरी सुनाने में मज़ा नहीं आता। खैर चलिए चलते हैं आज की ईद कहानी की जानिब। तो जनाब ये 2 एपिसोड में मुकम्मल होगी, और कहानी का नाम है आंगन का चाँद, और इसकी मुसन्निफ़ा हैं आयशा सहर मुर्तज़ा। किस्त नंबर 1। चाय का कप थामे वो धीरे धीरे चलती हुई कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सामने दयान को बेड पर औंधा लेटे पाया। वो यकीनन जाग रहा था। उसका दायां पाँव मुसलसल इज़्तिराबी कैफियत में हरकत कर रहा था। वो कितनी देर से यूं ही अपने कमरे में पड़ा था, न जाने क्या परेशानी थी। वो यकीनन गुस्से में था। जब भी वो गुस्से में होता उसके गहरे अताब का निशाना वही बनती थी। हर ज़ख्म हर दर्द बर्दाश्त करने की आदत सी हो गई थी। ध्यान, चाय पी लीजिए, कंधे पर हाथ रखकर धीरे से उसे कहा। वो तेज़ी से सीधा हुआ था, उसकी तरफ देखने लगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नहीं पीनी मुझे चाय वाय, और अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। उंगली उठाए उसे तनबीह की, मगर वो वहाँ से नहीं हिली। गेट आउट, वो अब की बार चीखा था। फूफो आपके लिए बहुत परेशान थी। ध्यान, टैबलेट ले लीजिए वरना बुखार तेज़ हो जाएगा। वो जानती थी कि वो किसी सूरत दवा नहीं लेगा, उसके कहने से तो कतई नहीं। क्यों लूँ मैं दवा, मर नहीं जाऊँगा इतनी जल्दी। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें उठाकर खुद बाहर फेंक दूँगा। वो वहीं खड़ी उसकी जानिब इज़्तिराबी कैफियत से देखती रही। तब ध्यान ने उसके हाथ में पकड़ा कप एक ही झटके से दूर फेंका। नफ़रत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे वजूद से, फिर क्यों चली आती हो मुझसे हमदर्दी करने। बार बार मुझे इस बात का एहसास क्यों दिलाती हो कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। वो जहर उगलने लगा था। बीवी हूँ आपकी ध्यान, और मैंने कब तुम्हें बीवी का दर्जा दिया, कब तुम्हें यह एहसास दिलाया कि तुम मेरी बीवी हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास। वो अपनी बात पर खुद ही बेइख्तियारी में हंसता चला गया। यू आर इंसल्टिंग मी ध्यान, वो ज़ख्मी लहजे से सिर्फ इतना ही कह सकी। आंसू पलकों से निकलकर गिरेबान में जज्ब होते गए। आज मुनज़्ज़ा का उपटन है, कम अज़ कम आज के दिन तो। वो सर झुकाए उसे एहसास दिला गई कि नीचे हाल में फ़ंक्शन शुरू होने वाला है। मेरे लिए आज या कल में कोई फ़र्क नहीं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, और ख़बरदार जो अब तुम दोबारा मेरे कमरे में आई। आप ताकतवर हैं ध्यान, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इतनी हिम्मत है तो ये सब बातें घर वालों के सामने कहकर दिखाएं। उसे भी न जाने क्यों गुस्सा आ गया, तो अपने कंधे पर से उसके हाथ हटाते बोली, शट अप, चैलेंज मत करो मुझे, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। गेट आउट फ्रॉम हेयर, उसे कहता तेज़ी से रुख मोड़ गया। उष्णा चुपचाप चलती हुई कमरे से निकल गई। अब तो रो रोकर आंसू ही खुश्क हो गए थे। उष्णा, तुम ये रसीद लो और टेलर से फ़ौरन कपड़े ले आओ, मुझे नहीं लगता वो वक्त पर पहुंच पाएगा। फूफो हाल में ही मौजूद थी, मुलाजमा से सेटिंग करवाती उसे देखकर करीब चली आई। और हाँ, जो ऑर्डर मैंने तुम्हारे और मुनज़्ज़ा के सूट तैयार करवाने के लिए दिए हुए, वो भी चेक कर लेना। उसके दाएं गाल को नरमी से थपथपाते हुए किचन की जानिब बढ़ी। सुरैया, तो मेरे कपड़े प्रेस कर देना, इस्त्री स्टैंड पर रखे हैं, मैं अभी आती हूँ। मुलाजमा को हिदायत देती वो बाहर लॉन की जानिब बढ़ी, जहाँ अधी बाहर लाइटिंग करवाने में मगन था। यार, कभी ऐसी तैयारियां मेरी शादी पर भी होंगी। कई सदियां बीत गईं ये ख्वाहिश करते हुए। वो काम करवाते हुए साथ साथ बोलता जा रहा था। डेकोरेटर वाला बाकायदा मुस्कुराते हुए काम कर रहा था। वैसे यार, तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरी उम्र कितनी हो गई होगी, अब तक मेरे भी हाथ पीले हो जाने चाहिए, है ना। बिल्कुल नहीं अदी, तुम्हारे हाथ पीले होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। उष्णा पीछे से मुस्कुराते हुए उसकी बात उचक गई। हाँ, जालिम समाज, मुझको पहले पता होता तो भाई से पहले ही अपना बंदोबस्त कर लेता, ये दिन तो ना देखना पड़ता। ठंडी आ भरते हुए बड़े अरमान से कहा था। विल यू शट अप अदी, वो उसके कमरे पर मुक्का रसीद कर गई।
پلیز ادھی، وقت بہت کم ہے، چلو میرے ساتھ۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتی گیٹ کی جانب بڑھی۔ ارے غضب، خدا کا دن دہاڑے اتنے ہینڈسم اور سمارٹ بندے کو اغوا کر کے لے جا رہی ہو، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ ازلی ڈھٹائی سے پھر بولا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے ادھی، اور تمہیں بڑی خوش فہمی ہے، اشنا نے جواب دیا تھا۔ خوش فہمی وہ کیا ہوتی ہے؟ میں جانتا تک نہیں۔ ویسے میرے ہینڈسم ہونے میں کوئی شک نہیں، روزانہ آئینہ دیکھتا ہوں، اسے باور کرواتے ہوئے گاڑی بیک کرتے ہوئے بولا۔ یہ آج کل کے لڑکے بھی نا، ایک بات تو بتاؤ، تم لڑکے خود کو کیا سمجھتے ہو؟ اشنا نے تپتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ بھابھی، ہم لڑکے آپ لڑکیوں کی شہ پر ہی تو اتنے ہینڈسم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بن کر اپنی پرسنالٹی کا روب جھاڑتے ہیں۔ وہ حقیقت اگلتے ہوئے بالکل بھی ہچکچایا نہیں تھا۔ ہر لڑکی ایک طرح سے نہیں سوچتی۔ اوکے، اور تم خود کو لڑکا کیوں سمجھ رہے ہو؟ 25 کی دہائی میں تو انٹر ہونے والے ہو۔ وہ ہنس دیا۔ اپٹن پہلے اشنا لگائے گی منزہ کو، پھپھو نے جیسے اعلان کیا۔ یہ یہاں کی رسم تھی، بہو کو بیٹی سے بڑھ کر چاہا تھا پھپھو نے۔ پیلی شرٹ پر گوٹا کناری کا کام، سبز شلوار اور دوپٹہ زیب تن کیے، وہ بالوں کی چوٹی بنائے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ منزہ نے جی کھول کر تعریف کی۔ عدن بھی آتے جاتے کوئی نہ کوئی فکرہ اچھال دیتا، وہ اسے دیکھ کر محض مسکرا دیتی۔ منزہ کے سسرال والے آ چکے تھے، اپٹن کی رسم تقریباً مکمل ہو ہی چکی تھی۔ وہ اسٹیج پر سے ہٹ کر نیچے چلی آئی، نگاہ یکدم ہی سامنے اٹھی تھی۔ وہ دشمنے جہاں وائٹ کرتا شلوار پر پیلا دوپٹہ کندھوں پر ڈالے بڑی شان سے چلتا ہوا حال میں آتا دکھائی دیا۔ تم پر غرور سجتا ہے ڈاکٹر دیان۔ بے اختیار ہی تعریفی کلمات دل سے ادا ہوئے۔ بھابھی آپ تو گئیں کام سے، ادھی وہاں سے گزرتا ہوا اسے چھیڑ گیا، وہ محض گھور کر رہ گئی۔ تب اس کے آنے سے جیسے محفل میں جان سی آ گئی تھی، مسکراہٹ نے خود بخود لبوں کا احاطہ کر لیا۔ وہ یوں ہی بے خودی میں سامنے بیٹھے دیان کی ہر حرکت پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اسی پل دیان نے نگاہ اٹھائی۔ نظروں کا یہ تصادم بے اختیار ہوا تھا، اشنا نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ یہ لو مٹھائی اشنا، سب لوگ چائے کی فرمائش کر رہے ہیں، سریا بنا کر لا رہی ہے، پھپھو نے کہا، خود مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔ سردیوں کے موسم میں چائے کا کوئی خاص وقت تو نہیں ہوتا تھا، مگر اس وقت تو چائے کی طلب یقینی تھی۔ وہ مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر منزہ کی طرف بڑھ آئی۔ بسم اللہ کروائیں بھابھی، چائے کدھر ہے؟ ادھی نے اسے دیکھتے ہی مٹھائی پلیٹ سے اٹھا کر پوچھا۔ سریا لا رہی ہے، وہ کہہ کر منزہ کے قریب جگہ بنا گئی۔ دوسری جانب بیٹھا ہوا دیان بے نیازی سے براجمان تصویریں بنانے میں مگن تھا۔ وہ بیٹھی تو کئی تصاویر کیمرے کی میموری میں سیف ہوئیں۔ اشنا، مما سے پوچھو کب تک مجھے نمائش کے لیے مزید بیٹھنا ہے۔ بیٹھے بیٹھے منزہ کی کمر تختہ بن گئی تھی۔ ابھی تو فنکشن شروع ہوا ہے اور ابھی سے تم گھبرا گئی، وہ اسے سرزنش کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ آئی ایم ناٹ فیلنگ بیٹر اشنا، ریلیکس، جو تم مٹھائی کھاؤ، اور سریا چائے لے کر بھی آ گئی، چائے پیو گی تو فریش ہو جاؤ گی۔ سریا نے سامنے میز پر فلاسک اور کپ والی ٹرے رکھی، اسی نے آگے بڑھ کر چائے بنائی۔ دیان چائے پئیں گے؟ خصوصاً اسے مخاطب کیا۔ وہ جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نو تھینکس، رکھائی سے کہہ کر رخ موڑ لیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ جبراً یہاں براجمان ہے۔ وہ کندھے اچکا کر منزہ کو چائے دینے لگی۔ ادھی نے بھی کپ خود ہی اٹھا لیا۔ شادی کروانا آسان ہے کیا؟ منزہ کل رات کی تھکان سوچ کر بڑبڑائی۔ مہندی کا فنکشن اور پھر شادی کا فنکشن، کیا ضرورت ہے بھلا اتنے فنکشن کی؟ سیدھا سادہ نکاح کریں، اللہ اللہ خیر صلاح، منزہ نے تنک کر کہا۔ اس کی بات پر اشنا مسکرا دی۔ تم بہت زیادہ فیل کر رہی ہو منزہ، حالانکہ یہ فنکشن تو یادگار ہوتے ہیں، کپڑوں کی پیکنگ کرتے ہوئے بولی۔ سریا، یہ ساڑی علیحدہ سے پیک کرنا، ساتھ میں سریا کو ہدایت دے رہی تھی۔ کون سا ڈریس پہنو گی؟ منزہ نے شوق سے پوچھا۔ جو تم کہو گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ساڑی پہن لو میرون کام والی، وہ مجھے بہت پسند ہے، منزہ نے اسے چونکا دیا۔ سب سے مشکل کام ساڑی پہننا ہے منزہ، خواہ میں گر گرا گئی تو بھائی تھام لیں گے، منزہ زور سے ہنستے ہوئے بولی۔ انہیں اور کوئی کام نہیں ہے جیسے، وہ مسکرا کر اپنی کیفیت چھپا گئی۔ آپ کے لیے تو وقت ہوگا ان کے پاس، منزہ نے شوخی سے کہا۔ وہ پھر بولی، بالکل وقت ہوگا، مگر یہ نہیں ہر وقت تمہارے فنکشنز کے لیے ہے۔ اے بھابھی، آپ یہاں ہیں، وہاں بھائی آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ادھی اندر آتے ہوئے اشنا کو مخاطب کر گیا۔ کیوں؟ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کوئی کام تھا؟ اپنی ہی رو میں وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا دیان اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے پاس کچھ وقت ہوگا میرے لیے؟ مسکراتا ہوا وہ اس کی جانب چلا گیا۔ جی، کوئی کام تھا، اشنا مؤدب لہجے میں بولی۔ یہیں بتا دوں سب کے سامنے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ادھی نے رخ موڑ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ منزہ بھی سر جھکا گئی اور وہ سر تاپا حیرانی میں کھڑی تھی۔ ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہو دیان، منہ ہی منہ میں کہا تھا۔ چلیں، وہ اسے مجبوراً چلنے کا اشارہ دے کر پیچھے ہو لی۔
دیان اس کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے آیا، لاک کر کے اسے تیزی سے صوفے کی طرف دھکا دیا۔ وہ بمشکل ہی گرتے گرتے بچی تھی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ کیا کہتی رہتی ہو مما کو؟ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا، تمہیں مارتا پیٹتا ہوں اور کیا کیا۔ وہ نہ جانے کیوں اس سے لڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ میں نے آپ کی مما کو کچھ نہیں کہا، اور ویسے بھی آپ کا بیہیویئر سب کو نظر آتا ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اشنا نے صاف جواب دیا۔ وہ دروازے میں کھڑا مشتعل ہو رہا تھا، چلتا ہوا قریب آ رکا۔ شٹ اپ، بکواس کرنا مجھے نہایت برا لگتا ہے، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آگے بولنے کی؟ اس کی کلائی تھامتے ہوئے زور سے دبائی۔ میں آپ کا ہر ظلم، ہر درد چپ چاپ سہ لیتی ہوں، انسان ہوں، کم از کم بولنا تو میرا حق ہے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بمشکل ہی بول پائی۔ کیا چاہتے ہیں آپ دیان؟ فیصلہ کر لیں، مجھے کیوں درمیان میں لٹکا رکھا ہے؟ میں سب سے جا کر کہہ دیتی ہوں کہ آپ کا اور میرا رشتہ محض دکھاوا ہے، اور آپ اس رشتے کو مزید… دیان کا ہاتھ بے اختیار ہی اٹھا تھا۔ زبان کھینچ لوں گا کسی سے ایسی ویسی کوئی بھی بات کی، وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ کیا تھا یہ شخص؟ نفرتوں کی حدوں کو پار کرنے والا، ہر پل درد بھی دیتا تھا اور تڑپنے کی اجازت بھی نہیں تھی اسے۔ روتے ہوئے دیان نے اسے بغور دیکھا تھا اور پھر رخ موڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میری خواہش تو نہ تھی کہ تم میرے آنگن کا چاند بنو، پھر بھی تم میرے ہاتھوں کی لکیروں میں ہو، یہ کیسا مقدر ہے۔ وہ آنسو پہنچتے ہوئے بددلی سے باہر کی جانب بڑھی۔ پھپھو نے اس کی اداس کیفیت پر اس سے پوچھا ضرور تھا، اس نے نفی میں سر ہلا کر ان کی ہر سوچ کو غلط قرار دے دیا، مگر اب بے چینی نے وجود کو گھیر لیا تھا۔ مہندی کے بعد رخصتی کا دن بھی آ پہنچا۔ منظر ریڈ اور گولڈ کنٹراسٹ کے خوبصورت لہنگے میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ حماد بھی ساتھ میں بیٹھا شیروانی اور پگڑی میں اچھا لگ رہا تھا، دونوں کی جوڑی چاند اور سورج جیسی تھی۔ اشنا پھپھو کے بنوائے ہوئے ڈریس، پرپل اینڈ بلو کنٹراسٹ کا بلاؤز اور لانگ سکرٹ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ متناسب سا میک اپ کیے وہ نظر لگنے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ چاچو ہمدانی کی فیملی بھی آج ہی پہنچی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی پاپا سے بات ہوئی ہے، وہ لوگ دبئی میں تھے۔ نذیر بھائی بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہیں شفٹ تھے، مما اور پاپا شام کی فلائٹ سے پہنچنے والے تھے۔ چاچو ہمدانی کی فیملی بھی بہت مختصر سی تھی۔ حمیرہ اور سلمان حمیرہ سے عمر میں بڑے تھے، چاچو کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال رہے تھے۔ حال ہی میں ان کی شادی اپنی کولیگ اسما سے ہوئی تھی۔ حمیرہ ابھی انٹر کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جیولری باکس لینے آئی تو تمام چیزیں ادھر سے ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ایک نظر اپنے سراپے پر ڈال گئی۔ آج سب نے اس کی تعریف کی تھی، سب نے سراہا تھا، بس وہی تھا جو پاس کھڑا ہو کر بھی اجنبی کی طرح تھا۔ بے اختیار ہی آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر پھیل گئے۔ کتنے مان سے سب نے اس کی شادی کی تھی، سب کتنے خوش تھے۔ دیان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے۔ پھر وہ اپنی اسٹڈی پوری طرح سے مکمل نہ کر سکی جب دیان کے حوالے سے اس گھر میں چلی آئی تھی۔ اس کا ہر کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی، بیوی ہونے کے ناطے فرض میں کوتاہی نہ کی، مگر دیان اس نے آج تک ان 5 ماہ میں کبھی بھی اس سے ٹھیک طرح سے بات نہ کی۔ وہ اپنی پرسنل لائف میں مکمل طور پر بیزی تھا۔ جب پھپھو نے زبردستی اس کی شادی اشنا سے کر دی، وہ احتجاج بھی نہیں کر پایا۔ کہا ضرور تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں جیت لوں گی دیان، کیونکہ میں مشرق کی عورت ہوں، وہ دن بہت جلد آئے گا۔ مشرق کی عورت اپنا فرض ہر صورت نبھاتی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی جیولری پہنتے ہوئے خود سے مخاطب تھی۔ وہ ابھی واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دیان تیزی سے دروازہ کھول کر اجلت میں اندر آیا تھا۔ وہ ٹھٹک کر سائڈ پر ہو گئی، جبکہ دیان الماری سے اپنا والیٹ اور مطلوبہ چیز نکالنے لگا جو اسے مل کر نہیں دے رہی تھی۔ کیا چاہیے دیان؟ پوچھتے ہوئے وہ آگے بڑھ آئی۔ تم سے مطلب؟ جاؤ یہاں سے، میں خود لے لوں گا۔ پوری الماری کی سیٹنگ خراب کر کے بولا تھا۔ وہ بخوبی سمجھ چکی تھی کہ اسے اس پل کس چیز کی ضرورت ہے۔ سائڈ والی دراز میں سے کیمرہ نکال کر اس کے آگے رکھ گئی۔ یہ میں نے اپنی الماری میں رکھا تھا، دراز میں کیسے چلا گیا؟ تقریباً جھپٹتے ہوئے غصے میں بولا۔ آپ نے ہی یہاں رکھا تھا، بھول گئے ہوں گے، وہ مبہم مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتا، ادھی ہینڈی کیم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ بھائی مووی کیمرہ مل چکا ہے، بی ریلیکس۔ وہ دیان کا غصہ جانتا تھا۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے ہو۔ کیا ہوا دیان؟ بھول گیا ہوگا، آپ بھی تو اکثر بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ ادھی اس کے بولنے پر چپ چاپ کھڑا تھا۔ تم چپ رہو، میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، سبھی لاپرواہ ہیں اس گھر میں۔ پھوہٹ جاہل، ہٹو راستے سے۔ وہ اشنا کو سائڈ پر دھکیلتا دونوں کو سناتا تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ رخ موڑ کر سر جھکا گئی۔ بھابھی آپ فکر نہیں کریں، بھائی کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ میں جانتی ہوں ادھی، تمہارا بھائی ہے نا، اس لیے۔ وہ بات کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش کر گئی۔ ویسے بھابھی آپ کو نہیں لگتا انتخاب میں غلطی ہو گئی؟ ہماری طرف تو دیکھتی، بھائی سے زیادہ ہینڈسم ہوں۔ وہ اپنی شوخی میں واپس لوٹ آیا تھا۔
इस बार वाकई गलत हो गया। अगली बार वो उसकी तरफ देखकर ज़ोर से हंस दी। वो भी मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा। मम्मा पापा आ चुके थे। वो उनसे मिलकर बहुत खुश हुई, बल्कि बाकायदा रो दी। पगली, रो क्यों रही हो? मम्मा ने आंसू साफ करते हुए पूछा। ध्यान किधर है? तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? हर माँ अपनी बेटी की खुशियों की ख्वाहां होती है। वो भी अनजाने एहसास से पूछने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अब की बार अपनी बेचैन कैफियत पर काबू पाया। वो इसी तरह पूरी तकरीब में उदास और मुजमहल सी रही। माँ बाप को देखकर जैसे दुखों की कैफियत बताने को जी चाहने लगा। उदास होने की कोई ख़ास वजह है क्या? कोई याद आ रहा है या? ध्यान उसके साथ वाली कुर्सी पर विराजमान होते हुए बोला। वो उस संग दिल की बेहिसी पर कुड़कर रह गई। मैं आप जैसी नहीं हूँ ध्यान, अपने रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से निभाती हूँ। उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कह गई। बाय द वे, आई डोंट केयर। तुम्हारी इस रोनी शक्ल सूरत की वजह से मेरा इमेज खतरे में पड़ गया है। सो खुश नहीं भी हो तो खुश रहने की एक्टिंग करो। वो उसके हर इकदाम पर अपना फैसला सुनाने की कोशिश करता। वो तो चाहता था कि उष्णा सांस भी उसी के हुक्म से ले। आप कितने खुदगर्ज हैं ध्यान, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इमेज की परवाह है। वो यासियत भरे लहजे में बोली थी। मैं ऐसा ही हूँ और प्लीज़ मुझे बार बार लेक्चर मत दिया करो। बर्दाश्त कर रहा हूँ मगर। वो उसे तनबीह करता हुआ रुख मोड़ गया। आप मेरे पास आकर बैठे ही क्यों हैं? वो तिल मिलाते हुए पूछ गई। प्लीज़ अदी, एक फ़ोटो। करीब होते हुए उसके कंधे पर अपना बाजू जमाते हुए अदी से मुखातिब हुआ। एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं। उसका जी चाह रहा था चेहरे पर सजा हर नकाब उतार दे। क्या करूं, तुम्हें तंग करने में बहुत मज़ा आता है। किसने कहा था मुझसे शादी करो? ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अदी एक के बाद एक तस्वीरें बना रहा था। वो ध्यान का हाथ झटक कर उठने लगी, तब ध्यान ने उसका हाथ थामा था। वो झटके से रुकी। अदी ने यह सीन भी कैमरे में मकीद कर लिया। उसी पल मूवी मेकर वहाँ चला आया। वो मुसलसल उसकी जान जलाए जा रहा था। ओह, मैं भी कितनी पागल हूँ, समझ ही नहीं सकी। मुस्कुराते हुए उससे कह गई। तुम क्या समझी? मुझे तुमसे कोई मोहब्बत हो गई है? भूल जाओ कभी ऐसा होगा। वो आसमानी रंग के काटन के कल्फ लगे कपड़ों में बालों का स्टाइल बनाए बहुत पुरवकार और हैंडसम लग रहा था। घनी काली मूछें उसकी शख्सियत को निखार रही थी। होंठों पर काला तिल। वो यकीनन किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। वो रुख मोड़े चुपचाप खड़ी रही। तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें पूरे लॉन में देख आई। ध्यान भाई, इजाज़त है, ले जाऊँ इसे? हुमैरा मुस्कुराते हुए खुशी से बोली। वो भी एक अदा से हंसा था। नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे उष्णा से ज़रूरी बात करनी है। वह जानती थी कि वो उसे जलाने के लिए खड़ा है। मैं अभी आती हूँ ध्यान, पुप्पो को काम होगा, उसने ध्यान को मुखातिब करके कहा। मैंने कहा ना कि नहीं, तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें किसके साथ कितना वक्त गुजारना है मैंने तय करना है। हुमैरा उसकी बात पर हैरान खड़ी कंधे उचकाकर आगे बढ़ गई। वहाँ आप। शट अप। वो चुपचाप उसके तेवर देख कर रह गई। लीव मी ध्यान, मैं इंसान हूँ। बाजू की मजबूत गिरफ्त यकदम ही छिटकते वो वहाँ से निकलती चली गई, जबकि ध्यान गुस्से से तिल मिलाकर रह गया। फिर मुनज़्ज़ा की रुखसती तक वो उसी के पास बैठी रही। मुनज़्ज़ा की रुखसती के वक्त वो भी फूट फूट कर रो दी। बेटियाँ पराई होती हैं, उन्हें अपने घर जाना होता है। अंकल लाउंज में बैठे शिकस्ता से लहजे में बोले थे। हाँ भाई, बेटियाँ तो होती ही दूसरों के घर आबाद करने के लिए हैं। खुदा मुनज़्ज़ा के नसीब अच्छे करे, उष्णा की मम्मा ने कहा था। अगले दिन मुनज़्ज़ा और हमाद का वलीमा था। पूरे घर में मुनज़्ज़ा के ससुराल जाने की गहमा गहमी थी। मिठाई के टोकरे गाड़ियों में रखवा दूँ? आदि को सोफे पर दराज देखकर पूछा। आजकल शुगर की बीमारी इतनी बढ़ चुकी है, आप फिर भी मिठाई भिजवा रहे हैं? मुनज़्ज़ा के ससुराल। आदि ने नया नुक्ता उठाया। तुम मत खाना, और हाँ उष्णा, तुम जाकर ध्यान को ये कह दो कि जल्दी तैयार होकर नीचे चला आए। वो सबसे ज़्यादा देर लगाता है। फूफो ने आदि के बाद लाउंज में बाकी मामला संभालती उष्णा को मुखातिब करके कहा। सुनिए भाभी, हो सके तो भाई को खुद तैयार कर दीजिएगा। आपके बगैर भाई कुछ नहीं कर सकते। वो जाती हुई उष्णा को मुखातिब कर गया। आदि सुधर जाओ, मम्मा किचन की तरफ जाते हुए उसे कह गईं। सुधारने वाली ले आए ना, ऐसे कैसे सुधर जाऊं? ऊंची आवाज़ में कहता हुआ कुशन सर के नीचे रखकर लेट गया। सुनिए आदि भाई, हुमैरा ने करीब आते हुए नर्म आवाज़ से मुखातिब किया। सॉरी, रॉन्ग नंबर। वो कुशन अपने सर पर रखकर लेट गया। मुझे टेलर के पास ले चलें प्लीज़। क्यों, टेलर से क्या कहना है? वो उसकी बात के जवाब में जले लहजे में बोला। आपको क्या हो गया है आदि भाई? मुझे टेलर से कपड़े लेने हैं। मैं इन ख़वातीन से तंग हूँ। कोई भी मौका हो, कोई भी तकरीब हो, फंक्शन का आधा वक्त टेलर से कपड़े लेते सर्फ हो जाता है। वो यकदम उठता हुआ तकरीबन गुस्से में बोला। ममा, मेरी गन कहाँ है? आज इस टेलर को नहीं छोड़ूंगा। 2 दिन से इस शख्स की दुकान के चक्कर लगा रहा हूँ। अब जो भी होगा गन पॉइंट पर होगा। हुमैरा बौखला सी गई। क्यों चीख रहे हो? सुकून नहीं है तुम्हें? पुप्पो ने उसे डांटा था।
हाँ, मेरी ज़िंदगी में ही सुकून नहीं है। मुझे क्या टेलर की दुकान का चक्कर लगाने के लिए रखा हुआ है? मजाल है जो कोई काम ढंग से करे। तुमने भी किसको कह दिया हुमैरा? सुरैया, जाओ मुनीर से कहो टेलर से कपड़े ले आए। पुप्पो ने आंखों ही आंखों में अदी को सर्जिश की। हाँ भाई, सालिम समाज बन गई माँ। अच्छी भली मूवी चलनी थी, चलने से पहले ही फ्लॉप। वो दोबारा सोफे पर दराज हो गया। हुमैरा ना समझने वाले अंदाज में उसे देखी गई, फिर चलती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। आपको ये ड्रेस पहनना चाहिए, खूब जचेगा आप पर। अदी ने हुमैरा से ड्रेस का पूछा तो पैंट शर्ट और कोट जो कि अलमारी में हैंग किया हुआ था इशारा करके बोली, देख लीजिए बहन के ससुराल जा रहा हूँ, कई लोग होंगे ऐसे में। वो मुस्कुराती आंखों से उससे कहने लगा, अदी भाई मैंने कहा ना ये बहुत नाइस लगेगा आप पर। वो अपना ड्रेस इस्त्री करते हुए उससे मुखातिब हुई। वैसे हुमैरा, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? कुछ ही देर में वो तैयार सामने खड़ा शरारत से पूछ गया। कुछ कमी है, वो अपने तय जवाब दे गई। व्हाट डू यू मीन? अदी को उच्छू लग गया। अभी आपका हेयर स्टाइल बनना बाकी है, आपने मैचिंग टाई भी नहीं लगाई, और परफ्यूम। वो मुस्कुराते हुए कहकर अपने काम में मगन हो गई। वो तिल मिलाकर शूज़ पहनने लगा। इतने में हुमैरा अपना काम मुकम्मल करके आगे बढ़ गई। मम्मा ने आपके लिए ये ड्रेस भिजवाया है। काम से फारिग होकर वो अपने कमरे में तैयार होने चली आई। सामने ध्यान को बेड पर दराज आंखों पर हाथ जमाए लेटे हुए पाया। कहकर वो अपना हैंग की गई ब्लू साड़ी जिस पर नाजुक से मोतियों का काम किया हुआ था निकालकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। ड्रेसिंग रूम में अपनी तैयारी मुकम्मल की, वापस आई तो वो उसी तरह लेटा था। ध्यान, सब लोग तैयार हो चुके हैं, आप नहीं हुए तो जाने में देर हो जाएगी। आहिस्तगी से कंधे से झंझोड़ते हुए बोली। खुशबू का एहसास ध्यान को अपने इर्द गिर्द महसूस हुआ। वो आंखें खोल गया। वह हनूज उस पर झुकी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उसे उठता देखकर वो तेज़ी से पीछे हुई। तुम्हें इस घर में सबकी परवाह है, सबके फ़राइज़ पूरी तरह से अंजाम दे रही हो। क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? बोलो। वो उठता हुआ सामने आ रुका। आंखों में इश्तियाल अंगेज़ लहरें हरकत कर रही थी। वो उसे बदलते हुए शख्स को हैरानी से देखे गई। मगर आप ही ने तो कहा था इस कमरे में ना आना। लहजा मजबूत करके उसे वजह बता गई। शट अप, क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? किस लिए मौजूद हो इस घर में? उसके कंधे पर गिरफ्त मजबूत करके वो चीखा। प्लीज़ मुझसे ऐसा बिहेव मत किया करें, वो इल्तिजाइया लहजे में बोली थी, जबकि ध्यान तमस्खराना अंदाज में हंसा था। चाय लेकर आओ मेरे लिए, नया हुक्म सादिर फरमाकर वो बिस्तर पर लेट गया। ध्यान, सब लोग नीचे हमारा वेट कर रहे हैं, ये कौन सा टाइम है चाय पीने का? उसे अजियत देने का नया हरबा चुना था उसने। हम देर से भी जा सकते हैं, जाओ, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। इस पर उष्णा को वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। नफ्सियाती मरीज तो उसे पहले दिन से ही लगा था, मगर अब शक यकीन में बदल गया। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं मान सकती, मैं सुरैया से कह देती हूँ, वो आपके। उसकी बात पूरी नहीं हुई थी। ध्यान उसे मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर गया। वो सोफे पर गिरी थी और फूट फूट कर रो दी। रोना नहीं, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। सबने मेरे सर पर तुम्हें मुसल्लत कर दिया है। बीवी हो तुम मेरी, इसीलिए अब मेरे फैसलों के रुख पर रहना शुरू करो। आप बहुत बुरे हैं ध्यान, बहुत बुरे। आई हेट यू, कहकर वो फिर से रोने लगी। आपको क्या मिलता है मुझे अजियत देकर? एक ही बार गला घोंट कर मार दे मुझे। वो रोने लगी तो सारी तैयारी पानी में बहती महसूस हुई। रेशमी जुल्फ़ें जो जूड़े में कैद थी बिखर कर चेहरे का अहाता कर गई। मैं सोचती थी आपको कभी न कभी अपनी गलती का एहसास होगा, मगर नहीं, आप कभी भी सुधर नहीं सकते। ज़ारो कतार रोती उसे कह रही थी। उष्णा, न जाने कौन सा एहसास हुआ था उसे, वो उसके सामने बैठा बेखुदी में उसे पुकार गया। प्लीज़ रो नहीं। यकदम ही उसे रोते हुए खुद से लगा लिया। ये महज एक पल के लिए हुआ था। उष्णा, वो भी उसके इस इकदाम पर हैरान थी। धीरे से खुद से दूर हटाते हुए उसके चेहरे पर लम्स ठहरा था, सरसराता हुआ गदाज लम्स जो रूह को तमानियत का एहसास दिलाता चला गया। क्या हुआ था ध्यान को उस पर? वो खुद भी अपनी ये कैफियत ना समझ सका था। पेशानी पर बोसा देते हुए वो उठा था। बिना देखे बिना कुछ कहे उसे वर्ता हैरत में डुबो गया। चलता हुआ वाशरूम की जानिब बढ़ा। वो उस लम्स की हिद्दत में खो गई थी। अजब सी सरशारी रूह में दौड़ती महसूस हुई थी। तेज़ी से कमरे से निकल गई। वह अब उसका सामना नहीं करना चाहती थी। खूबसूरत सी मुस्कान ने लबों का अहाता कर लिया। मम्मा पापा जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। उसके चले जाने से वो कैसा बिहेव करेगा, ये भी सोचना नहीं चाहती थी। मुनज़्ज़ा के ससुराल में काफ़ी रौनक मेला लगा हुआ था। अच्छा खासा खाता पीता घराना था। हमाद बैंक में ऑफिसर था। बाकी दो भाई शादीशुदा थे। नंद तो कोई थी ही नहीं, मगर ननिहाल और ददयाल की फैमिली अच्छी खासी बड़ी लग रही थी। मुनज़्ज़ा बहुत खुश नज़र आ रही थी। चेहरे पर शहदागी मुस्कुराहट उसके अंग अंग से फूटती रोशनी की तर्जुमान थी। वो उस तकरीब में कहाँ रहा, कैसे रहा, उष्णा को कुछ पता नहीं चला। अलबत्ता वापसी पर वो हमाद के साथ बात करता हुआ दिखाई दिया था।
उष्णा ने उसकी तरफ देखा। वो उसी लिबास में था जो मम्मा ने उसके लिए बनवाया था। वापसी का सफ़र बहुत खामोशी में कटा, हालांकि अदी सबसे छेड़छाड़ करने में मगन था। भाभी, आपने कितनी मिठाई खाई? वो मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगा। जितनी तुमने खाई है। वैसे अदी तुम बहुत पतले पतले लग रहे हो। उसने जानबूझकर उसे हुमैरा के हवाले से छेड़ा। दुनिया की हर चीज़ बदल सकती है, मगर अदी नहीं बदल सकता। भाभी जान, आजमा कर देख लीजिए। कमाल के अंदाज में सीने पर हाथ रखते हुए गोया हुआ। अदी, वो आमना कैसी है? अदी ने हुमैरा को बैठा देखकर उष्णा को घूरा। कौन आमना भाभी? मैं किसी आमना को नहीं जानता। वाखुदा, अब तो सिर्फ एक ही को। वो ज़ुबान मुंह में दबा गया। तो फूफो से बात करूं? गाड़ी अदी चला रहा था, साथ में उष्णा फ्रंट सीट पर बैठी थी। पीछे हुमैरा और उष्णा के मम्मा पापा बैठे थे। नहीं भाभी, रहने दे, कहाँ बात करने की जहमत उठाएंगी। मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा। वो उसे चुप रहने का इशारा कर गया। हुमैरा दोनों की ज़ुबानी बातें ना समझ सकी। तब उष्णा उनसे इधर उधर की बातें करने लगी। कल सुबह उसके मम्मा पापा की फ़्लाइट थी। पापा का अपना ज़ाती बिजनेस था। वो बमुश्किल ही 2-3 दिन के लिए यहाँ आए थे। घर पहुंचकर भी हमदानी चाचू की फैमिली और उष्णा के मम्मा पापा भी लाउंज में रात देर तक बातों में मसरूफ़ रहे। अगले दिन सभी ने अपने अपने घरों को जाना था। अदी, वो जा रही है, उससे कह दो। अदी मुसलसल इस तरह की कैफियत में अपने कमरे में टहल रहा था। क्या कहूँ कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ? नहीं, ये फ़िक्रा काफ़ी पुराना है। कोई और डायलॉग? वो टहलते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोला। अच्छा तो ये कह दो, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मुझसे शादी कर लें प्लीज़। वो मुस्कुराते हुए आइडिया दे गई। ऐसा घिसा पिटा जुमला 1000 बार बोल चुका हूँ, कोई और सोचिए। अदी ने यह भी रिजेक्ट कर दिया। तो सिंपल आई लव यू तो कह दो। एक बात सुनिए ज़रा, भाई ने आपको कितनी बार ये जुमला कहा है? एक बार भी नहीं, वो साफ गोई से बोली। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उससे आई लव यू कहूँगा तो वो मुझे क्या कहेगी? वो उसे चिढ़ाते हुए बोला था। शट अप अदी, इस बात में और उस बात में बहुत फ़र्क है। उसके सर पर चपत रसीद करके वो तनबीह कर गई। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो सर पर हाथ मारते हुए हैरान होते बोला। तुम अपने भाई से कम तो नहीं हो अदी, पागल। कहकर वो वहाँ रुकी नहीं थी, चलती हुई उसके कमरे से निकल गई। एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अदी मुस्कुराता हुआ जाने के लिए तैयार हुमैरा के पास चला आया। जी, मैं सुन रही हूँ। आप फिर कब आएंगी? जब आप बुलाएंगे, हुमैरा ने दूबदू जवाब दिया। आप आई लव यू कह दो तो मैं माइंड नहीं करूँगी अदी भाई। हुमैरा ने उसे तिल मिला कर रख दिया। डोंट कॉल मी भाई, एक हैंडसम लड़के की तौहीन कर रही हो तुम। वो गुस्से में आ गया। ऐसे दाल नहीं गलने वाली, हर लड़की तुम्हारी बातों में नहीं आ सकती। उष्णा जाते हुए आहिस्ता से कान में कह गई। सबके सामने कहिए ना अदी भाई, अकेले में तो कोई भी कह सकता है। हुमैरा ने उसे फिर भाई कहकर चिढ़ाया था। वो सर पकड़ता उस लड़की की बात पर भिना कर रह गया। शट अप, वो साइड पर धकेलता उसे आगे की जानिब बढ़ा। हुमैरा दिल खोलकर मुस्कुराई थी। उसे चिढ़ाने में कितना मज़ा आया था। मैं जा रही हूँ अदी भाई, खुदा हाफिज़ तो कह दें। सबसे मिलकर वो उसके पास चली आई। भाई ना कहो तो खुदा हाफिज़ अच्छे तरीके से कहूँगा, धीरे से कहकर मुस्कुराया था वो रुख फेर गई। अधी बेटा चक्कर लगाना इस्लामाबाद का, हमदानी चाचू ने उससे मिलते हुए कहा। जी क्यों नहीं, अब तो हर हफ्ते आया करूँगा। बरखुरदार, ऐसी भी कोई बात नहीं। खैर से यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करनी है तुमने? हयात आफरीदी ने बेटे की बात पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं बेटा, जब भी आओ तुम्हारा अपना ही घर है, मामू ने कहा। तो अभी साथ ले चलें, मेरा काम बन जाएगा। दूसरा फिक्रा वो मुँह ही मुँह में बोला था। सभी हंस दिए थे। मामा पापा भी आधे घंटे बाद जाने वाली दुबई की फ़्लाइट के लिए तैयार थे। सबको रुखसत करके अदी, उष्णा, हयात अंकल, फुप्पो अंदर चले आए। ध्यान सबसे मिलकर पहले ही जा चुका था। किसी का लिहाज नहीं तुम्हें, हर किसी को देखते ही शुरू हो जाते हो। अनीला फुप्पो ने अदी को डांटा। कभी कोई भी मुझे नहीं समझेगा, वो रूठे लहजे में बोला। क्या चाहते हो तुम? पापा ने उसे थोड़ा गुस्से से देखा। पापा देखिए ना, आपको नहीं लगता घर बहुत सूना सा हो गया है? कहीं कोई कमी ज़रूर है। सच कह रहे हो, मुनज़्ज़ा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। हाँ, मुनज़्ज़ा की कमी बहुत महसूस हो रही है। हाँ, कौन समझेगा दर्द दिल की दास्तां। हमें कुएं दिल ले चलो ना, कंवारे ही ना रह जाएं। वो गाने की सूरत में राग अलापता उठ खड़ा हुआ। कहाँ चल दिए? बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा। विछड़े यार नू मनाना है, विछड़े यार नू मनाना है। अदी, हयात आफरीदी बेटे की इस कदर साफ गोई पर उसे सरजिंज कर गए। बाबा क्या ख्याल है, इसे भी लगाम बांध दे? उष्णा ने न्यूज़पेपर उठाए हयात आफरीदी से कहा। बेकाबू हुआ जा रहा है नालायक, ज़रा ख्याल नहीं बाप हूँ इसका। यूँ इश्क मोहब्बत की बातें करके चला गया। हयात आफरीदी के खोल जाने पर उष्णा मुस्कुरा दी।
पहले इसे अपने पाँव पर तो खड़ा हो जाने दो, ऐसे ही बेटी कौन देगा इस नालायक को। वो अदी के बारे में ऐसा ही सोचते थे अक्सर। हुलिया देखा है इसका, जदीद किस्म का फैशन करके खुद को हीरो समझने लगा है। अंकल बोलने पर आए तो सारे बखिए उधेड़ दिए। आप खामखा मुश्तइल हो रहे हैं, बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा। फूफो ने बात सुनकर कहा। हाँ, काक समझ जाएगा, जितना बकवास करवा लें एक से बढ़कर एक हैं। इसके दोस्त भी, और इस शहर की हर लड़की का नंबर होगा आपके नालायक बेटे के पास। अंकल, मैं आदि को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो दिल का बहुत अच्छा है। इसका ख्याल रखा करो, तुम बड़ी हो बेटा, वो कोई भी गलत काम करे उसे रोकने का हक है तुम्हें। वो सर इस बात में हिलाकर उन्हें तसल्ली दे गई। आदि, तुम्हें अब सुधर जाना चाहिए, मुस्कुराते हुए सोचने लगी। अंकल उसकी तरफ से अक्सर परेशान रहते थे। वो जिस तरह का बिहेवियर रखता था, सबसे लाउबाली सा, प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल दूर। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। शादी के हंगामे मांद पड़े तो घर में जैसे गहरा सकूत सा छा गया। ध्यान अपने क्लिनिक चला जाता, शाम को देर से ही लौटा करता था। आदि भी सीरियस होकर अपनी स्टडी मुकम्मल करने में लगा हुआ था। वो फूफो के साथ घरदारी करने में मगन थी। वैसे भी रजब शुरू होने वाला था, रमज़ान का महीना ज़्यादा दूर नहीं था। सर्दियों के लिहाज से पूरे घर की सेटिंग चेंज की गई थी। उसकी और ध्यान के रिश्ते पर जैसे ओस के कतरे पड़ चुके थे। सब कुछ बज़ाहिर ठीक था, ना तो मोहब्बत दरमियान थी, ना ही नफ़रत। ध्यान जैसे नफ़रत कहता था, उष्णा उसे मोहब्बत का नाम देती। दोनों ही एक दूसरे से खाइफ और दूर रहते थे। खून की फ़िज़ा में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। वो अक्सर रात को लॉन में वॉक करती थी। ध्यान अक्सर रात को बहुत देर से लौटता। सभी अपने अपने कमरों में जा चुके होते। गेट की गिर्द टहलकर वो उसका इंतज़ार करती थी। आज भी हस्बे मामूल डिनर के बाद फूफो और अंकल को कॉफ़ी बना कर दी। आदि कंप्यूटर पर अपना काम करने में मगन था। सर्दियों की रातें वैसे ही जल्दी हो जाया करती थी। वो गेट पर नज़रें जमाए लॉन में रखी कुर्सी पर विराजमान चाँद को देखने में महव थी। आजकल 14वीं की रातें शुरू थीं। आसमान पर चाँद पूरी आबोताब से चमक रहा था। पूरे माहौल पर अजब सा तिलिस्म छाया हुआ था। वो मैरून शाल लपेटे संगदिल का इंतज़ार कर रही थी। ऐसा क्यों होता है प्यारे अल्लाह जी, हम लड़कियां जब किसी के साथ ब्याह कर उसके घर की दहलीज पर आ बैठती हैं, उस शौहर की खिदमत और सेवा में कोई कसर उठा नहीं रखती। उस मजाजी खुदा से बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर मोहब्बत और खिदमत के बदले में हमें क्या मिलता है। आंसू पलकों से बह निकले थे। दिल अजीब सी लय पर धड़कने लगा था। मैंने तुमसे मोहब्बत की है ध्यान, क्योंकि तुम मेरा मुकद्दर हो, नसीब हो, मेरे आंगन का चांद हो। तुम्हारा मुझसे बहुत खूबसूरत सा रिश्ता जुड़ा है, वो रिश्ता जो खुदा की मर्ज़ी और रज़ा से जुड़ा है। हमारे माँ बाप की दुआओं के साए में मैं इस मुक़द्दस रिश्ते की पूजा करूँगी ध्यान। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आएगी। तुम लाख मुझसे नफ़रत करो। सोचते हुए अनजाने ख्याल से मुस्कुराई थी, तभी गेट पर गाड़ी की हेडलाइट्स पड़ी और फिर हॉर्न सुनाई दिया था। वो बेकरारी से गेट की सिमत पड़ी थी। वो दुश्मन जहाँ लौट आया था। इतना इंतज़ार करवाने के बाद गाड़ी से निकलता हुआ वो ब्रीफकेस उठाए आगे बढ़ा था, मगर ये क्या, चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। वो गिरने लगा जब उष्णा तेज़ी से आगे बढ़ आई। उसे थाम कर कंधे का सहारा दिया। लीव मी, वो अपना आप छुड़ाता खुद ही आगे की तरफ बढ़ने लगा। इस बार वो लड़खड़ाहट की वजह से बहुत ज़ोर से गिरा था। ध्यान, वो तकरीबन चीखते हुए आगे बढ़ी। ध्यान, आपने क्या हालत बना रखी है अपनी। वो रो देने की कैफियत में थी। उससे ज़ख्म लगाने वाला तड़प रहा था। तकलीफ़ उसे हो रही थी। वो मुश्किल ही सहारा देकर उठाया। उसकी कमर में हाथ डालते अंदर की तरफ बढ़ने लगी। वो न जाने क्या क्या बोलता रहा था। लाइट ऑन करके उसे बिस्तर पर लिटा दिया। जूते उतारकर जुराबें उतारने लगी, मगर आंसू आंखों से उसी तवातर से बहते चले जा रहे थे। उस पर कंबल उड़ाकर सीधी हुई। कुछ ही देर में उसकी बड़बड़ाहट कम हुई थी। अगर इस हालत में इसका एक्सीडेंट हो जाता तो, वो सोचकर रूह तक काँप गई। मेरी हर दुआ तुम्हारे लिए होती है ध्यान, तो तुम कैसे मुसीबत की जद में आते। नाइट बल्ब जलाकर वो अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। लड़कियों को ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, दादी माँ अक्सर उससे कहा करती थी। बचपन किस कदर खूबसूरत होता है, ना कोई फ़िक्र ना कोई टेंशन। छोटे होते बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा करती थी। दादी उसे अक्सर बहुत ज़्यादा हंसने पर टोक देती थी। ज़्यादा हंसने से नज़र लग जाती है। न जाने उसकी ज़िंदगी की हंसी को ग्रहण सा क्यों लग गया था, किसकी नज़र लग गई थी। दादी आप सच कहती थी, लाओबाली उम्र पल भर में बीत जाती है, तब तो बस हंसी मजाक कह कहे सभी बेमानी से लगते हैं। कोई चाहने वाला ना मिले तो कहाँ हंसने को दिल करता है। सोफे पर लेटते वो मुसलसल सोचों की जद में थी। उसे दादी माँ बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। उनकी कही बातें, नसीहतें किस कदर सच लग रही थीं उस पल। सोचते सोचते न जाने कब नींद की वादियों में खो गई। धीरे धीरे सुबह होने लगी। सूरज की किरणें धरती पर पड़ीं तो जैसे धरती पर जिंदगी लौट आई थी।
اس نے صبح کی نماز قضا ادا کی۔ اس بات کا بہت دکھ تھا۔ سب کام اپنی جگہ پر بچپن سے ہی دادی ماں نے اسے نماز پڑھنے کی پکی عادت ڈالی تھی۔ وہ اس بات پر ان کی احسان مند ہی تو تھی۔ اتوار کا دن تھا، سبھی دیر تک سو کر اٹھتے تھے۔ وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کر کے لان میں واک کرنے چلی آئی تھی۔ بادل سموم کے جھونکے چہرے کو چھو کر عجب سی کیفیت سے آشنا کرنے لگے۔ لان میں چائے سے لطف اندوز ہوتی وہ خدا کا ڈھیر سا شکر ادا کر گئی۔ لان میں ٹہلتے ہوئے وہ ساتھ میں درود پاک کی تسبیح بھی پڑھ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر ساتھ والے بنگلے پر پڑی جو کئی دنوں سے بند تھا، مگر اب وہاں سامان منتقل کرنے کی آواز اسے چونکا گئی۔ لگتا ہے یہ بنگلہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ یہی اندازہ لگا سکی۔ اشنا دھیان کل رات کتنے بجے گھر لوٹا تھا؟ جی جلدی ہی لوٹ آئے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی بھید کھلے۔ جھوٹ مت بولو، واچ مین نے مجھ سے کہا ہے وہ رات میں بہت دیر سے لوٹا تھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا گئی۔ تم خوش تو ہو؟ اس کا بیہیویئر کیسا ہے؟ پھپھو نے اس سے دریافت کیا تو وہ جبراً مسکرائی تھی۔ میں بہت خوش ہوں پھپھو، اور دھیان میرا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ تسلی دیتے ہوئے نگاہیں چرا گئی۔ اس سے کوئی شکایت ہو تو مجھے ضرور بتانا، تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس محبت پر وہ پرسکون ہو گئی تھی کہ کم از کم سب گھر والے اس کے ساتھ تو ہیں۔ سب کا رویہ، سب کی محبتیں اسے جینے کے لیے مجبور کر دیتی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ لان سے واک کر کے کمرے میں آئی تو دھیان کو کہتے سنا۔ وہ بالکل فریش بیٹھا ہوا تھا، رات کا کوئی عکس اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ کیا ہوا ہوگا؟ بنا جواب دیے وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ آج منزہ اور حماد نے بھی آنا تھا، پھپھو کے ساتھ مل کر کافی تیاریاں کروانی تھی اسے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے مس اشنا دھیان؟ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑتے ہوئے اسے اپنا حق باور کروایا گیا۔ جب میں نے آپ سے کچھ نہیں پوچھا تو آپ بھی یہ حق نہیں رکھتے، دو بدو جواب دیتے ہوئے لہجہ تھوڑا دھیما ہی رکھا تھا۔ وہ دھیرے چلتا ہوا قریب آ رکا۔ خوشبوؤں میں بسا اس کا وجود ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اشنا چپ چاپ الماری میں چیزیں درست کرتی رہی۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو مجھ سے؟ اس کا لہجہ گونجنے لگا۔ آپ نے رات کو ڈرنک کیوں کی؟ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ رات کو دیر سے گھر واپس لوٹے دھیان۔ میں سمجھتی تھی آپ مجھ سے بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بدل دوں گی، میری محبت آپ کو بدل دے گی دھیان، مگر آج ایسا لگ رہا ہے میں غلط تھی۔ بہت شکستہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ دھیان کو بری طرح چونکا گئی۔ مائنڈ یور لینگویج، میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ان دنوں میں کتنی بہادر ہو گئی تھی۔ منزہ کی شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے۔ ان 2 ماہ میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ دراصل بدل تو وہ رہا تھا، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سرکتے ہوئے پل کے ساتھ۔ اب اسے یہ لڑنے جھگڑنے کی بجائے بات بہت ہی کم کرتا تھا۔ وہ اشنا کی محبت کے آگے ہارنے لگا تھا، مگر خود کو بھی ابھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا۔ کل رات وہ نائٹ ڈیوٹی کر کے فارغ ہوا تو تھکان حد سے سوا تھی۔ جی تو چاہا واپس نہ جائے، ڈرائیور کو بھی واپس بھجوا دیا۔ تھکان کو دور کرنے کے لیے بے دھیانی میں 2 ٹرینکولائزر کھا لی۔ نیند کا غلبہ آہستہ آہستہ گہرا ہونے لگا تو وہ گاڑی لے کر چل پڑا، اور اشنا تو نہ جانے کیا کیا سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے اشنا کی کسی بھی بات کی پرواہ ہی کب تھی؟ اعتبار رشتے کی مضبوطی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے۔ ہر بات جاننے اور سمجھنے کے باوجود وہ دھیان پر شک کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر چلتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ شام میں منزہ اور حماد چلے آئے تو وہ فریش ہو کر اپنے کمرے سے نکلی۔ اسے نہیں معلوم تھا دھیان کہاں ہے۔ منزہ سے گلے مل کر بے اختیار ہی پلکیں نم ہو گئی تھیں۔ میرے خیال میں لان میں چلتے ہیں، اشنا نے آئیڈیا دیا جو منزہ اور حماد کو بہت پسند آیا۔ سبھی لان میں چلے آئے۔ حالانکہ ٹھنڈی اور پرنم ہوا سردی کی کپکپاہٹ وجود میں دوڑائے دے رہی تھی۔ مما رمضان کا مہینہ آنے ہی والا ہے، ہم لوگ حیدرآباد میں شفٹ ہو رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے بنے کھانوں کی بہت یاد آئے گی۔ منزہ کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی تھی۔ تو میری طرح کھانا بنانا سیکھ لو، جب دل کرے بناؤ اور سب کو کھلاؤ، پھپھو نے محبت سے بیٹی کو کہا تھا۔ حماد بھائی، منزہ آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ اشنا نے مذاق سے پوچھا۔ وہ ہنس دیا، تب بولا، کبھی کبھی، مگر میں برداشت کر لیتا ہوں۔ اشنا نے حماد کی پروقار شخصیت کو دیکھا تو دل میں ہوک سی اٹھی تھی، کاش وہ بھی اشنا سے اس طرح سے محبت کرتا۔ منزہ گھر بار بھی سنبھالتی ہو یا بس عیش ہی کرتی ہو؟ عدن دھم سے لان کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ادھک کہاں تھے تم؟ پاگل، اتنے دن بعد بہن آئی ہے، ملے نہیں؟ اشنا نے اسے سرزنش کی۔ یہ مجھے راستے میں ہی مل گیا تھا اشنا۔ ایسے لوگ نہ جانے کیوں راستے میں مل جاتے ہیں، اشنا نے منزہ کے کہنے پر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسی پل دھیان کی گاڑی اندر آئی تھی، مگر وہ تنہا نہیں تھا۔ اشنا کی آنکھیں پتھرا سی گئی۔ وہ لوٹا بھی تو کسی لڑکی کے ساتھ، وہ لڑکی جس کے چہرے اور بازوؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سبھی تقریباً چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ادھی بے اختیار ہی دھیان کی سمت بڑھا۔ واٹس پرابلم بھائی، کون ہے یہ؟
अदी ने उस लड़की की तरफ इशारा किया जिसके कंधे के गिर्द दुपट्टा फैला हुआ था। पट्टियों में लिपटी वो बहुत अफसुर्दा सी लग रही थी। मम्मा, ये नाजिश है, मेरी पेशेंट, ये कुछ दिन यहीं हमारे घर पर रहेंगी। ध्यान मुखातिब हुआ था। कैसे हो हमाद? कहकर वो हमाद की जानिब मुस्कुराता हुआ बढ़ा। मुनज़्ज़ा को कंधे से लगा गया। आप कैसे हैं भाई? मुनज़्ज़ा ने चेहरे पर तबस्सुम सजाए दरियाफ्त किया। कैसा लग रहा हूँ? वो मुस्कुराकर पूछ रहा था। वेरी गुड, उसने जवाब दिया था। फूफो उस लड़की को लेकर लाउंज से अंदर की तरफ चली गई थी, जबकि उष्णा वो वहीं साकत रह गई थी। ये कौन है भाई? मुनज़्ज़ा ने पूछा। एक बेबस और लाचार लड़की है। एक्सीडेंट की वजह से मेरे क्लिनिक पर आई हुई थी, आगे पीछे कोई नहीं है। बहुत बुरा हुआ है बेचारी के साथ। ध्यान के लहजे में वाज़े तफक्कुर था। उष्णा ने महज एक निगाह उठाकर ध्यान की जानिब देखा था। वो भी उसी की तरफ देख रहा था। निगाहों की बरखा बरसी थी एक दूजे पर। फिर वह हमाद से बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। मुनज़्ज़ा और हमाद रात होने से पहले ही वापस चले गए थे और उष्णा उन्हें सी ऑफ करके अपने कमरे में चली आई, जबकि अदी, फूफो और ध्यान उसके पास बैठे हुए थे। क्या हुआ है इसके साथ? ध्यान ने माँ की बात पर सर उठाकर देखा। किसी ने बहुत बुरा किया है इस बेचारी के साथ, मार पीट कर वहीं क्लिनिक के पास फेंक गए। ध्यान बहुत टूटे हुए लहजे में बोल रहा था। उसके लफ्ज़ों की कशमकश अनीला बेगम को बहुत कुछ समझा गई थी। ये जुल्म किसने किया बेटा? कौन है तुम्हारी ज़िंदगी को ग्रहण लगाने वाला? अनीला बेगम ने नाजिश की तरफ देखते हुए कहा, जो आंखें बंद करके लेटी आंसू बहाए जा रही थी। मेरा घर, मेरे सब रिश्ते मुझसे छूट गए आंटी। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी कुछ लोगों ने दुश्मनी की आड़ में मुझे भयानक सज़ा दी। वो तकिए के सहारे बैठी दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो दी थी। तब उसने बताया कि उसके मामू के अच्छे खासे घराने से ताल्लुक़ रखते थे। माँ बाप को पहले ही मामू ने ख़ानदानी दुश्मनी की आड़ में मार दिया। तब अपने बेटे से नाजिश की शादी कर दी और जो भी दौलत नाजिश की अम्मी अब्बू छोड़ गए थे वो कमाल फ़न से हथिया ली। अकबर की नाजिश के साथ कभी भी ना बन सकी थी। वो बात बात पर उसे मारता पीटता था। मुमानी अलग उससे काम करवाती। मामू अक्सर उस पर तरस खाकर अकबर को डांट देते। वो बहुत बुरा शख्स था। शराब पीना, जुआ खेलना और गैर औरतों की सोबत उसके लिए कोई गलत बात नहीं थी। तब माँ की तबीयत ख़राब रहने लगी। एक शाम वो घर का कामकाज करके फारिग हुई। उस वक्त घर में कोई नहीं था। मामू दूसरे कमरे में बीमार होकर चारपाई से लगे हुए थे। मुमानी किसी के घर गई थी। तभी अकबर के कुछ आवारा दोस्त घर में घुस आए थे। उन्होंने बताया कि अकबर ने खुद उसके पैसे उन्हें दिए हैं। वो अब इस वजूद से तंग आ गया है, तब उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया और क्लिनिक के करीब ही ज़ख्मी हालत में छोड़ गए। वो बताते हुए ज़ारो कतार रो रही थी। डॉक्टर साहब, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। आपने ना सिर्फ मेरी जान बचाई, मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी दिया और अब यहाँ ले आए। मैं आपके घर का सारा काम कर दूँगी। आंटी प्लीज़, मुझे दोबारा वहाँ नहीं जाना। मैं जी नहीं पाऊँगी। वो बेबसी और खून के आंसू रो रही थी। तुम यहीं रहोगी बेटा, फ़िक्र नहीं करो। खुदा ताला जुल्म करने वालों को सज़ा भी देता है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। अनीला बेगम ने उसे खुद से लगा लिया। ध्यान को इत्मीनान सा हो चुका था और अदी वो न जाने किन सोचों में सफ़र करने लगा था।